हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत बेहतर होंगे, है ना। चलिए, तो इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट की कक्षाओं को शुरू किया था और फंडामेंटल राइट में हमने आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 को कवर किया था, है ना। आज हम आर्टिकल 14 को शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होना है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 14 से 18 तक आज सारी बातों को कंप्लीट किया जाए, लेकिन अगर कुछ इसमें रह जाते हैं तो उसके लिए हम एक और क्लास लगाएंगे और उसमें पूरी तरीके से हम समानता का अधिकार खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो समानता का अधिकार यानी जैसा कि प्रेमबल के आदर्शों में दिखा था कि हमारा प्रेमबल समता की बात करता है, समानता की बात करता है, तो अब वो आर्टिकल वाइज कैसे किसी को राइट दे रहा है वही समझना है इसमें। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है, दो बातें कहता है आर्टिकल 14 कि राज्य राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को व्यक्ति को विधि के समक्ष समता विधि के समक्ष समता तथा विधियों के या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें दो टर्म आप देख पा रहे होंगे, एक तो विधि के समक्ष समता और दूसरा आप देख पा रहे हो विधि के समान संरक्षण। हमें यही दो टॉपिक को ठीक से समझना है ना। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि विधि के समक्ष समता का क्या मतलब होता है। विधि के समक्ष समता, इसका सीधा मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि विधि विधि शब्द पर हमने बात किया था आर्टिकल 13 में, है ना। आर्टिकल 13 की क्लॉज 3 में विधि को पूरी तरीके से परिभाषित किया गया था, ये वही विधि है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि कानून कानून के लिए सब बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कानून के लिए सारे लोग समान होंगे, कानून के लिए सारे लोग बराबर होंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस व्यक्ति के लिए राज्य ने कोई कानून बनाया और वह कानून के लिए समान न रहे, उसके उस कानून से वो अपात्र हो जाए। बात समझ में। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा, यानी राज्य जो होगा उसका कोई भी विधि किसी भी व्यक्ति को उस विधि से वह वंचित नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं इस बात के लिए। एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ, यहाँ पे विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ कि जैसे राज्य ने कोई नियम बनाया, ठीक है, तो उस नियम में मान लेते हैं जैसे कि चोरी करना एक अपराध है। चोरी करना एक अपराध है। अब चोरी करना एक अपराध है तो उस अपराध का अपना एक दंड होगा, उस अपराध का अपना एक दंड भी तो होगा। तो मान लेते हैं चोरी दो व्यक्तियों ने करी है, एक एक्स ने दूसरा वाई ने। मान के चल रहे हैं कि एक एक्स जो व्यक्ति है ये किसी खास वर्ग से बिलोंग करता है, ठीक है, और जो वाई व्यक्ति है ये सामान्य कोई जनरल वर्ग है और एक्स जो है खास वर्ग है। तो अब चोरी करने का जो दंड है मान लेते हैं वो 5 साल की जेल है। तो क्या एक्स को किसी खास वर्ग में होने की वजह से क्या 5 साल की जेल की बजाय इसे सिर्फ 2 साल का जेल होगा? नहीं। इसी बात से मना ही करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ विधि के समक्ष समता इसी बात की मनाही करता है
कि अगर दो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक ही घटना को अंजाम दिया है, तो उसका जो दंड का प्रावधान होगा दोनों व्यक्तियों के लिए समान होगा, अर्थात वह विधि के समक्ष समान होंगे, कानून के लिए सारे लोग बराबर होंगे। स्पष्ट हुआ ये? अब उसके बाद जरा समझते हैं जो दूसरा टर्म दिख रहा है आपको, दूसरे टर्म में लिखा हुआ है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण। देखिए, चलिए इन सब मामलों में तो समझ में आया कि सभी लोग कानून के लिए बराबर हैं, लेकिन अगर कुछ स्थितियां ऐसी हो जाए जहां कानून के लिए बराबर होने पर एक व्यक्ति की समानता छिन जाए, तो वो तो उचित नहीं होगा। तो उसी केस को सुलझाने के लिए विधि के समान संरक्षण जैसी स्थिति आर्टिकल 14 का करता है। ठीक है, अब जैसे समझते हैं, मान के चल रहे हैं जैसे टैक्स का प्रावधान है ना, जैसे टैक्स का प्रावधान है, तो टैक्स के प्रावधान में एक लिमिटेशन बनाई गई है कि मान लेते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर 2 लाख रुपए प्रति ईयर है ना, प्रति साल कोई व्यक्ति अर्न कर रहा है और एक व्यक्ति है जो 50 लाख रुपए प्रति साल अर्न कर रहा है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि यहां पे तो जो कानून बनाया गया है उस कानून के मुताबिक कि 2 लाख से ऊपर के जो ज्यादा कमाएंगे उन पे टैक्स लगेगा और जो 2 लाख से कम कमाएंगे उन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर यहां देखोगे तो क्या यहां पे आपको विधि के समक्ष समता दिख रही है? नहीं। और ऑफ कोर्स यहां विधि के समक्ष समता दिखनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं दिखनी चाहिए? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आदर्श है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले। अब यहां समानता कैसे है? अच्छा, विधियों के समान संरक्षण का अगर मतलब मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है समान परिस्थिति में समान व्यवहार। ये विधि के समान संरक्षण का मतलब होता है। अब जरा देखिए, क्या यहां दोनों ही व्यक्तियों की परिस्थिति समान है क्या? नहीं। जो 50 लाख प्रति साल अर्न कर रहा है, जो 2 लाख प्रति साल अर्न कर रहा है, दोनों की स्थितियों को आप अगर गौर से एनालाइज करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कानून इसके लिए भी समान हो, इसको भी एक अपलिफ्ट करने का काम करे, तो उसके लिए विधि के समान संरक्षण की आवश्यकता होगी। यानी जब परिस्थितियां समान होंगी तभी समान व्यवहार करना होगा। हर एक परिस्थिति में आप कानून को सबके लिए बराबर करेंगे तो जो लोग किसी भी रूप में पिछड़े रह गए हैं उनका पतन और होता चला जाएगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर समानता की बात कर रहा है तो सबको आगे बढ़ाने की, सबको अवसर देने की बात करता है, सबको समानता देने की बात करता है। बात समझ में? ठीक है, तो जैसे एग्जांपल और लेते हैं इसमें, जैसे मान लेते हैं कि राशन ही गवर्नमेंट ने नियम बनाया राशन देने का। अब राशन देने का जो नियम है अगर आप सोचेंगे तो एक व्यक्ति है एक्स और एक व्यक्ति है वाई। आपको मालूम होगा कि बीपीएल कार्ड जैसी भी सुविधा होती है ना। तो मान लेते हैं कि एक्स की स्थिति बीपीएल कार्ड वाली है और एक व्यक्ति है जो अच्छा खासा 10 लाख पर ईयर अर्न कर रहा है। तो भाई क्या अब अगर सरकार ने नियम बनाया है कि हर घर में 5 केजी राशन जाना चाहिए, तो इस परिस्थिति में और इस परिस्थिति में अंतर ही नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो यही परिस्थितियों में अगर अंतर है तो परिस्थितियां इक्वल करी जा सकें, उस फेज में आप कहीं कहीं देखेंगे कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। अर्थात कानून हमें संरक्षण भी देता है, विधि हमें संरक्षण भी देगा। अब यहां व्यक्ति एक्स को संरक्षण मिलेगा आर्टिकल 14 के जरिए। कैसा संरक्षण मिलेगा? कि वाई को ये 5 किलो अनाज ना मिलकर के एक्स को मिलेगा। बात समझ में? ठीक है, तो ये होता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना। क्या दोनों की परिस्थितियां समान थी? नहीं। तो यहां समान व्यवहार नहीं हुआ। तो समानता का जो अधिकार है वो ध्यान रखेंगे कि समानता के अधिकार होने का सही मतलब क्या है? समान परिस्थिति में समान व्यवहार। अगर परिस्थितियां समान नहीं होगी तो समान व्यवहार करना, इसका मतलब ये होगा कि वह आप सभी को समानता का अधिकार नहीं दे पा रहे। यहां आप थोड़ा सा भेदभाव जरूर देखेंगे। यहां फेज में ये आपको थोड़ा सा भेदभाव
दिखाता है कि हमारा संविधान तो समानता की बात करता है, लेकिन वही साफ साफ दिख रहा है कि भेदभाव जैसी स्थिति भी क्रिएट कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि भेदभाव यहां जो होता है यह एक तार्किक भेदभाव होता है, यह एक तार्किक भेदभाव है। ठीक है, यह एक रीजनेबल भेदभाव है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 14। आई होप आर्टिकल 14 को आप ठीक से समझ पाए होंगे। इसके बाद आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है हमसे? आर्टिकल 15 हमसे कह रहा है कि राज्य कुछ चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें कैसे लिखे? राज्य, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ये कहता है आर्टिकल 15। ठीक है, तो अच्छा ये केवल 5 ही चीजें ध्यान रखना, इनके अलावा नहीं कोई है। धर्म, जाति, लिंग, वंश, है ना, और जन्म स्थान, इसके अलावा कुछ नहीं है। एकदम स्पष्ट समझेंगे, है ना। वंश कहिए, हम इसी को मूल वंश कहिए, एक ही चीज है। तो आर्टिकल 15 कहता है हमसे, और पहले 15 का ये पहला क्लॉज है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि राज्य जो है, राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब ये कैसी समानता हुई? ये कैसी समानता हुई कि कुछ चीजों के टारगेट करते हुए अगर हमारा स्टेट एक सेपरेशन जैसी स्थिति क्रिएट कर रहा है, तो वो समानता कैसी हुई? अभी आपको मैंने कहा कि समानता का सही मतलब होता है समान परिस्थिति में समान व्यवहार। अब जैसे लिंग के आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। हालांकि अभी आपको कुछ ना कुछ कंडीशन देखने को मिलेंगे कि लिंग के आधार पर भेदभाव या कुछ चीजों के रूप में भी आपको भेदभाव दिखेगा, लेकिन वो भेदभाव क्यों हो रहा है उसके पीछे का एक तर्क केवल समझेंगे, क्योंकि वह किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में पिछड़े रह गए थे। बात समझ में? तो आर्टिकल पहला क्या कहता है 15 का? आर्टिकल 15 क्लॉज ये कहता है राज्य धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एकदम स्पष्ट हुआ? ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज ए सब क्लॉज, सॉरी क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज ए और सब क्लॉज ए ये क्या कहता है? ये कहता है कि व्यक्ति को दुकान हुआ, होटल हुआ या फिर कोई मनोरंजन का स्थल हुआ, यहां जाने से कोई मनाही नहीं कर सकता। ठीक है, भोजन हुआ या भोजनालय, के भोजनालय हुआ या मनोरंजन की कोई जगह हुई, मनोरंजन की कोई जगह हुई, ठीक है, या दुकान हो गया या होटल हो गया, दुकान हुआ या होटल हो गया, यहां सब जाने से इनकार कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इनकार नहीं करेगा। ठीक है, मानिए अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, भोजनालय खोल रहे हैं, ढाबा खोल रहे हैं, तो वहां किसी खास वर्ग के व्यक्ति को ही आने दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। किसी खास कास्ट के लोगों की ही एंट्री वहां पे हो, बाकी लोगों की एंट्री वैलिड हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 क्लॉज 2, सॉरी क्लॉज 2 और सब क्लॉज ए हमें ये आजादी देता है, हमें ये समानता का अधिकार देता है कि किसी भी, अच्छा ध्यान रखना, इनके बेसिस पर यहां पे, बात समझ में? ठीक है, ग्राउंड यही रहेंगे, इन्हीं के आधार पर यहां जाने से नहीं रोका जा सकता है।
यानी किसी खास धर्म का अगर कोई व्यक्ति है, उस खास धर्म के व्यक्ति को इन जगहों पे जाने से आप इनकार नहीं कर सकते। किसी खास जाति का है, लिंग के बेसिस पर या मूल वंश के बेसिस पे या जन्म स्थान के आधार पे आप कहीं भोजनालय है, मनोरंजन की कोई चीज है, दुकान है, होटल है, इन सब जगहों पे जाने से आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो ये कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए। एकदम स्पष्ट हुआ। अब देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज बी क्या कहता है। सब क्लॉज बी कहता है कि जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक का मतलब जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे सार्वजनिक स्थल मतलब जैसे रोड हो गया, ठीक है, या पार्क हो गया, है ना, या स्नानागार हो गया, ठीक, ये सब सार्वजनिक चीजें। तो सार्वजनिक चीजों को या यहां पे प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी कहता है कि जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर यानी रोड पर, पार्क पर, स्नानागार या और भी जो भी चीजें सार्वजनिक स्थल की होती हैं, वहां किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर आप जाने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इनके बेसिस पे आप उसे जाने से रोक नहीं सकते। ये कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी। एकदम स्पष्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 आपसे कहता है कि राज्य स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य स्त्रियों व बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। यानी अब देखो, अभी आपने देखा कि यहां साफ साफ लिखा गया कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और अब आप यहां देख रहे हैं कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव करता हुआ दिख रहा है। तो वही चीज दिमाग में रखेंगे कि विधि के समान संरक्षण मिला हुआ है इनको, माने समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार करने की बात करता है, समानता की बात करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी स्थितियां अगर आप देखेंगे पुरुषों की तुलना में, तो इनकी थोड़ी सी स्थितियां आप पिछड़ी हुई पाएंगे। बात समझ में? कुछ जगहों पे कुछ सुधार की स्थितियां हैं, लेकिन आप जनरली देखेंगे, सामान्य रूप से देखेंगे तो अभी इनकी स्थितियां आपको पिछड़ी हुई ही नजर आएंगी, ठीक है। तो राज्य स्त्री के परिप्रेक्ष्य में, बालक के परिप्रेक्ष्य में कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। जैसे स्त्रियों को कहीं कहीं आप पाएंगे कि इनको आरक्षण मिलती है, कोई फॉर्म निकला है, उस फॉर्म को फिल करने के लिए इनसे फीस नहीं लिया जाता है, बाकी मेल पर्सन से लिया जाता है ना। बालकों के लिए कुछ प्रावधान, जैसे शिक्षा से रिलेटेड आपका राज्य कोई प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो राज्य स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान अगर करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे धर्म या सॉरी लिंग क्या किसी भी बेसिस पे इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एक तार्किक भेदभाव होता है, ठीक है। स्पष्ट हुआ। इसके बाद देखते हैं, देखो 1951 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, और ये पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया। और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कह रहा है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कह रहा है कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े रह गए हैं, उन पिछड़े लोगों को और वो पिछड़े लोगों में भी जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए राज्य एक विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो सामाजिक व शैक्षिक, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं,
इस पिछड़े एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को राज्य राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सामाजिक रूप से अगर आप इस कैटेगरी को देखेंगे या शैक्षिक रूप से अगर आप इस कैटेगरी को देखेंगे तो इस कैटेगरी के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट कोई ना कोई विशेष प्रावधान कर सकती है, और ये विशेष प्रावधान भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं भेदभाव माना जाएगा? क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि ऑलरेडी अगर किसी भी फेज में पिछड़े हुए हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट का ये कार्य होता है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको अपलिफ्ट करके एक फेज पर पहुंचाया जाए, एक स्टेज तक पहुंचाया जाए, है ना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम ध्यान रखेंगे कि एससी और एसटी कैटेगरी में जो पिछड़े लोग हैं, और किस नजरिए से पिछड़े लोग, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं, इन पिछड़े लोगों के लिए हमारा जो सरकार है, राज्य है, ये एक विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान करने का मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यूपीएससी का ही पेपर होता है। अब यूपीएससी के पेपर में अगर आप देखेंगे कि प्री पेपर में अगर जनरल कैटेगरी को 100 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एससी एसटी कैटेगरी का जो बच्चा होगा उसके लिए अप्रोक्स 55 नंबर, 50 नंबर पे ही उसको क्वालिफाइड मान लेते हैं। तो ये इन्हीं नजरियों से पिछड़ा मान करके उनको ये आरक्षण दिया गया है ताकि उनको एक अपलिफ्ट मिल सके और वो अपने आप को सभी के समकक्ष कर सके। बात समझ में आई? ठीक है, तो 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसके जरिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया है, और इसी क्लॉज में कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से जो पिछले एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए हमारा जो राज्य है एक विशेष प्रावधान कर सकता है। यहां तक की चीजें स्पष्ट हुई? एकदम स्पष्ट है। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और ये हुआ 2005 में। 2005 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और हुआ, और ये अमेंडमेंट था 93, यानी 93वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और 93वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें और एक आर्टिकल ऐड किया गया, वह था आर्टिकल 15 क्लॉज 5, इसको ऐड किया गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कहता है कि जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं इनके लिए राज्य शैक्षणिक संस्थानों में एक विशेष प्रावधान कर सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लोग, एससी कैटेगरी के लोग, एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं इनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए या प्रवेश के लिए कह सकते हैं, नामांकन के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। इतना एकदम स्पष्ट हुआ? ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इसमें लेकिन एक अपवाद भी है कि क्या सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है? नहीं, इसका एक एक्सेप्शन है कि जो धार्मिक स्कूल होते हैं, ठीक है, सॉरी धार्मिक, जो अल्पसंख्यक स्कूल होते हैं, अल्पसंख्यक स्कूल हम एक आर्टिकल में पढ़ेंगे, तो जो अल्पसंख्यक संस्थाएं होंगी, शैक्षणिक संस्थाएं, ये संस्थाएं इससे मुक्त रहेंगी। माने अल्पसंख्यकों की जो संस्थाएं होंगी उन संस्थाओं में एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए राज्य कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकता है, राज्य कोई विशेष प्रावधान नहीं कर सकता है। बात समझ में? लेकिन और जो अन्य शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य ओबीसी कैटेगरी के लोगों को, एससी कैटेगरी के लोगों को, एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे नामांकन के लिए इन कैटेगरीज को कुछ सीटें पहले से रिजर्व कर दी जाती हैं, तो वो जो रिजर्व हो रही है वो इसी आर्टिकल के तहत हो रही है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत हो रही है। क्लियर हुआ यहां तक की चीज? ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं इसको ना, अच्छा इसके लिए संसद ने एक नियम भी बना दिया था। संसद ने इसमें एक अधिनियम बनाया था 2006 में, केंद्रीय शिक्षा अधिनियम। तो उस अधिनियम को और इस एक्ट को अशोक कुमार
ठाकुर, इन्होंने न्यायालय में चुनौती दी इस आर्टिकल को, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को, इसको भी, और जो केंद्रीय उच्च शिक्षा अधिनियम 2006 था उसको भी, दोनों को अशोक कुमार ठाकुर जी ने न्यायालय में चुनौती दिया कि ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद न्यायालय ने निर्णय दिया इसमें कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है और जो संसद का ये एक्ट है 2006 का, ये एक्ट पूरी तरीके से वैलिड है, सारी चीजें सही है। ठीक है, यानी आर्टिकल 15 को उन्होंने न्यायालय ने सही ठहराया। एकदम क्लियर हो, यहां तक स्पष्ट है। ठीक है, अब इसके बाद 2019 में एक और अमेंडमेंट हुआ, नीचे दिख रहा है, काम चल जाएगा। 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ और ये 103वां अमेंडमेंट था। ठीक है, और इस 103वें अमेंडमेंट के जरिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को ऐड किया गया। और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में कहा गया कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के लिए हमारा जो राज्य है ये शिक्षा संस्थानों में नामांकन में विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, एक तो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए किया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उन आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी शिक्षा संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये आर्टिकल 15 पूरी तरीके से ये है। समझ पाए आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि राज्य धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थान के आधार पर कभी किसी भी फेज में भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए कह रहा है कि राज्य या कोई भी व्यक्ति इन बेसिस पर भोजनालय में, मनोरंजन की जगहों पे, दुकान में, होटल में, इन सभी जगहों पे जाने से मना नहीं कर सकता है कोई। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी कहता है कि राज्य या कोई भी व्यक्ति इन बेसिस पर सार्वजनिक स्थल पर जाने से, प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि राज्य स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके जरिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से जो वीक या पिछड़े एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए हमारा जो राज्य है वो एक विशेष प्रावधान कर सकता है। और उसके बाद 2005 में 93वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके जरिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐड किया गया, जिसमें कहा गया एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी में जो लोग हैं, इन लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए यानी प्रवेश के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सारे संस्थानों में नहीं, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए राज्य कोई प्रावधान नहीं कर सकता है। ठीक है, 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके जरिए आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को ऐड किया गया और वहां कहा गया कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए भी राज्य एक विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल 15 पूरी तरीके से। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 16 को। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है हमसे? आर्टिकल 16 ये लोक नियोजन की बात करता है। लोक नियोजन माने सरकारी नौकरी, सीधी सी चीज है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है, कि अवसर की समानता होनी चाहिए, ऐसा कहता है आर्टिकल 16।
अभी हम इसमें से उसी तरीके से क्लॉज 1 क्लॉज 2 सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कह रहा है हमसे कि लोक नियोजन, अगर राज्य लोक नियोजन की स्थिति क्रिएट कर रहा है तो उसमें सभी लोगों को अवसर की समानता होगी। बात समझ में, ठीक है। जैसे अब अवसर की समानता का क्या सेंस बन रहा है, जैसे मान लेते हैं सरकारी नौकरी में अगर कोई भर्ती निकली हुई है तो भर्ती में सभी लोगों को एक समान स्थिति रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि तुम इस कैटेगरी के लोग हो, तुम उस कैटेगरी के लोग हो तो तुम्हारे लिए ये लोक नियोजन की चीजें नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है, राज्य को सभी को समान अवसर देना होगा, ठीक। इसी तरीके से जैसे मान के चल रहे, जैसे पदोन्नति की स्थिति होती है तो पदोन्नति में आप देखेंगे कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि किसी खास वर्ग के लोगों की पदोन्नति करे और एक खास वर्ग विशेष में होने की वजह से किसी की पदोन्नति रोक दे। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, जब हम आरक्षण को पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि राज्य लोक नियोजन में अवसर की समानता करेगा, ठीक है। यानी सभी के लिए जो अवसर रहेंगे वो एक समान रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। एकदम स्पष्ट हुआ, ठीक है। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, वंश और लिंग और जन्म स्थान और इसके साथ साथ उद्भव या उत्पत्ति की, आप कहां से आपकी उत्पत्ति हुई है ना, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। कि आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान रखना, अब ये एक आर्टिकल मिलता जुलता आपने आर्टिकल 15 में देखा था, लेकिन वो जो बात कर रहा है वो भेदभाव सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भेदभाव है इस सरकारी नौकरी के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो भेदभाव की स्थिति है वो किसके परिप्रेक्ष्य में, सरकारी नौकरी की हिस्से में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, इन सब के आधार पे कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। अब यही तुरंत एक सेक्शन देखते हैं। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि राज्य निवास स्थान के नाम पर भेदभाव कर सकता है, भेदभाव या जन्म स्थान पर भेदभाव कर सकता है, ठीक है। अभी तो ऊपर कहा था कि इन सब बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अब सामने हमें दिख रहा है कि निवास स्थान के नाम पर भेदभाव हो रहा है। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है, देखिए कहीं पे भी अगर भेदभाव होगा तो वह एक तार्किक भेदभाव होगा। वह तार्किक भेदभाव इस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि किसी की परिस्थिति कहां आगे है कहां पीछे है, तो पीछे वाले लोगों के साथ भेदभाव करके उन्हें आगे वाले के समकक्ष पहुंचा दिया जाए, ताकि अब जब इनमें ये लोग साथ बढ़े तो एक साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो देखिए राज्य निवास स्थान के नाम पर लोक नियोजन में भेदभाव कर सकता है, यानी सरकारी नौकरी में भेदभाव कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे अगर यूपी में कोई वैकेंसी निकली, अब यूपी की किसी वैकेंसी को बाई द वे मान के चल रहे हैं कि वो एमपी का कोई बच्चा फिल कर रहा है, ठीक है, या बिहार का कोई बच्चा उस वैकेंसी को फिल कर रहा है। तो अब जरा सोचिए कि यहां पे लोक नियोजन, इन छात्रों को जो यहां आकर के फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहां लोक नियोजन की पूरी जिम्मेदारी यहां के स्टेट पर थी, वहां के राज्य पर थी। लेकिन अब यहां के बच्चे आकर के यहां के राज्य के द्वारा जो परोसा गया लोक नियोजन है, उस लोक नियोजन जिन पे इनका अधिकार होना चाहिए था, ये आकर के इनके अधिकार को कहीं ना कहीं कम कर देंगे। तो इस रीजनेबल तार्किक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राज्य इस वजह से निवास स्थान को कारण बना करके लोक नियोजन में अवसर की समानता नहीं करेगा, वो भेदभाव करेगा। एकदम स्पष्ट हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है।
आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कहता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, तो पिछड़े वर्गों के लिए राज्य या राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए भेदभाव कर सकता है। बात समझ में? ठीक है, कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए जो राज्य की सेवाएं होंगी लोक नियोजन की, उन लोक नियोजन की सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य भेदभाव कर सकता है। और वो भेदभाव जैसे आरक्षण जो दिख रहा है ये इसी का नतीजा है। ठीक है, आरक्षण जैसा आप भेदभाव देख पाएंगे। यहां तक कोई लोड है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे राज्य अपने लोक नियोजन की स्थिति क्रिएट करेगा तो वहां ऑफकोर्स आप देखेंगे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए आप देखते हैं कि इनको आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलता है ना। तो इनको जो रिजर्वेशन मिला वो यही चीज के जरिए मिल रहा है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 वो कह रहा है कि राज्य सेवाओं में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, राज्य इन पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण क्रिएट कर सकता है। बात समझ में? या विशेष प्रावधान कर सकता है उनके लिए। तो विशेष प्रावधान का मतलब होता है कि ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 1995 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1995 में। ठीक है, 1995 में 77वां संविधान संशोधन हुआ। 77वां संविधान संशोधन हुआ और इस 77वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, इन एससी एसटी कैटेगरी के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं इनको पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। इनको पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। और यहां आरक्षण में परिणामी ज्येष्ठता का नियम चलता है। परिणामी ज्येष्ठता का नियम चलता है और परिणामी ज्येष्ठता के नियम का मतलब ये हो गया कि अगर एससी एसटी कैटेगरी का कोई भी मेंबर है, कोई भी पर्सन है और उस पर्सन ने अगर एक बार पदोन्नति कर ली है तो उसकी पदोन्नति अस्थायी हो जाती है। बात समझ में? ठीक है, तो उसकी पदोन्नति जो होगी ये हमेशा अस्थायी हो जाएगी। और ये जो आप परिणामी ज्येष्ठता देख रहे हो, परिणामी ज्येष्ठता ये 2001 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 85वां संविधान संशोधन हुआ था। इस 85वें संविधान संशोधन के जरिए परिणामी ज्येष्ठता का कंसेप्ट जोड़ा गया था एससी एसटी कैटेगरी के पदोन्नति के लिए। ठीक है, तो 1995 में 77वां संविधान संशोधन हुआ और 77वें संविधान संशोधन में कहा गया कि एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं इनको पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण में फिर 2001 में 85वां संविधान संशोधन किया गया और 85वें संविधान संशोधन करके इसके जरिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऐड किया गया। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऐड किया गया और उसी में कहा गया कि पदोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता का नियम चलेगा। और परिणामी ज्येष्ठता का मतलब होता है कि अगर एक बार इस कैटेगरी का कोई मेंबर अपनी पदोन्नति प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो पदोन्नति होगी ये अस्थायी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाता है? ठीक, अब उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 6 आर्टिकल 16 क्लॉज 6 देखिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्या कहता है? सॉरी, अभी 5th नहीं पढ़े ना। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 5 जो है ये बैकवर्ड या क्या कहते हैं, अग्रनयन का सिद्धांत देता है। अग्रनयन का सिद्धांत या कैरी बैकलॉग फॉरवर्ड का नियम कहते हैं इसको। ठीक है, कैरी बैकलॉग फॉरवर्ड का नियम या बैकलॉग सीधा कहते हैं या अग्रनयन का सिद्धांत इसको हिंदी में कह देंगे। तो अग्रनयन का सिद्धांत क्या है? अग्रनयन का सिद्धांत, अग्रनयन का सिद्धांत जो है ये आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में है। और इस सिद्धांत में क्या बात बताई गई है, एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जैसे मान के चलिए किसी साल एससी या एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए 100 वैकेंसीज है और इसमें से केवल मान लेते हैं 60 वैकेंसी फिल हुई।
तो मान लो ये जैसे 2020 में ये वैकेंसी आई, तो कितनी वैकेंसी अभी यहाँ पे खाली रह गई? 40 वैकेंसी आप देख रहे हैं कि ब्लैंक रह गई है। ठीक है, 40 वैकेंसी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ब्लैंक रह गई। अब 2021 में सेम चीज के लिए फिर से भर्ती आ रही है, मान लेते हैं फिर से 150 की वैकेंसी आ गई इस बार। ठीक है, अब 150 की वैकेंसी में, अच्छा मान के चल रहे हैं कि ऐसे समझ थोड़ा सा कि वैकेंसी आई थी 500 और ये सभी कैटेगरी के लिए थी, लेकिन उसमें से एससी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के थ्रू मान लेते हैं 100 सीटें रह गई थी, और उस रिजर्वेशन में 100 में से 60 सीटें ही फिल हो पाई, 40 सीटें 2020 में रह गई। अब उसके बाद इस बार मान लेते हैं 600 सीटें ओवरऑल आई थी, जिसमें एससी एसटी कैटेगरी के लिए 150 सीटें रिजर्व करी गई थी। अब कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है, यानी अग्रनयन का जो सिद्धांत है, वो ये कहता है कि अब 2021 में केवल ये 150 सीटों के लिए एससी एसटी कैटेगरी के लोग नहीं होंगे, या ये जो पिछले साल 40 लोग बच गए थे, ये 40 को ओवरऑल मत मानो कि ये 40 लोगों को फिर से आप डिस्ट्रीब्यूट करो कि 40 में कुछ लोग जनरल आ जाएंगे, 40 के ही कुछ सीटें ओबीसी को मिल जाएंगी, बिल्कुल नहीं। अब ये 40 सीटें जो पिछले साल एससी एसटी के लिए रिजर्व करी गई थी, वो इस साल भी इसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए ही रह जाएगी। तो पिछले साल की जो एससी एसटी कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व थी, वो अगले साल ओवरऑल में काउंट नहीं होंगी, ओवरऑल सीटों में काउंट नहीं होंगी, वो उन्हीं कैटेगरी के लिए रिजर्व रह जाएंगी, उसी में ऐड होगा, उसी कैटेगरी के लोगों के लिए ऐड होगा जिसके लिए वो पहले रिजर्व था। बात समझ में? तो ये कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 5 अग्रनयन का सिद्धांत। क्लियर हुआ? इसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 6 कहता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग, यानी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनके लिए 10% की आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 10% की आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यही पूरी बातें आर्टिकल 16 में है। ठीक है, इन सब को आप एक बार ठीक से गहन रूप से बैठ करके पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताया करें, और वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखा करिए। कंटेंट डिलीवरी ही होगी यहाँ पे ज़्यादातर, तो क्लास बोरिंग रहेगी, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो आपको एक मजबूत कंटेंट मिलेगा, आपकी परीक्षाओं में ये उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल 2 आर्टिकल रह गया है, उसको कवर करेंगे, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18।